हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। जब हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अध्ययन किया तो हमने क्या पाया कि प्लेटो ने अपना न्याय विषयक सिद्धांत देने से पहले से प्रचलित 3 सिद्धांतों का खंडन किया था। उसने सिफालस और पोलीमार्क्स, थ्रेसिमैक्स और ग्लाउकन के न्याय संबंधी सिद्धांतों का खंडन इस आधार पर किया था क्योंकि वे न्याय को बाह्य वस्तु मानते थे, जबकि प्लेटो न्याय को आत्मा की अंतर वस्तु मानता है। इस प्रकार वो पहले से प्रचलित तीनों सिद्धांतों का खंडन करने के पश्चात प्लेटो हमें बताता है कि न्याय क्या है। तो न्याय क्या है? न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। यानी कि प्लेटो ने न्याय के 2 रूपों का वर्णन किया है, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में भी बताया था। एक है न्याय का व्यक्तिगत रूप, दूसरा है न्याय का सामाजिक रूप। जब वो न्याय की धारणा का प्रतिपादन करता है तो हमें क्या बताता है कि मानवीय आत्मा में 3 अंश विद्यमान होते हैं। वो 3 अंश कौन से हैं? इंद्रिय तृष्णा, ठीक है, शौर्य और बुद्धि। और इन 3 गुणों के आधार पर राज्य में भी 4 विशेषताएं या 4 गुण नजर आते हैं। वो है बुद्धिमत्ता, साहस, संयम और न्याय। बुद्धिमत्ता, साहस और संयम, इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के 3 वर्ग होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। अब फिर वही बात आती है कि न्याय क्या है। तो प्लेटो क्या कहता है कि राज्य में जब शासक निस्वार्थ भाव से हितों की रक्षा करता है जनता के, और जो सैनिक वर्ग है वो देश की सीमाओं की रक्षा करता है, और उत्पादक वर्ग क्या है? वो अपने उपयोग से अधिक उपभोग की सामग्रियां पैदा करता है। तभी राज्य में न्याय स्थिर रहता है। या हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि समाज के 3 वर्ग हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। जो शासक वर्ग है वो विवेक का प्रतिनिधित्व करता है, सैनिक वर्ग साहस का प्रतिनिधित्व करता है, और जो तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग, वो क्षुधा का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब समाज के तीनों वर्ग अपने अपने कार्य को करते हैं और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते, यही न्याय है। आशा करती हूं कि आप प्लेटो की न्याय की परिभाषा को अच्छे से समझ गए होंगे। इस परिभाषा को समझने के लिए हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो क्या है? विशिष्टीकरण का सिद्धांत। विशिष्टीकरण का सिद्धांत। अब विशिष्टीकरण के सिद्धांत से क्या अभिप्राय हुआ कि वो क्या मानकर चलता है कि मानवीय जीवन में 3 नैसर्गिक तत्व हैं। कौन कौन से? विवेक, साहस और तृष्णा। और जीवन के इन 3 तत्वों के अनुरूप ही राज्य के नागरिकों को क्रमशः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। शासक वर्ग, नंबर 2 सैनिक वर्ग और तीसरा है उत्पादक वर्ग। अब जब ये तीनों वर्ग क्या करेंगे? केवल अपने अपने कार्य को करेंगे, दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो प्लेटो का यह सिद्धांत कहलाता है विशिष्टीकरण का सिद्धांत। फिर सेकंड सिद्धांत भी वही है,
अहस्तक्षेप का सिद्धांत, यानी कि समाज के तीन वर्ग हैं, तीनों वर्गों का क्या है, अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है और प्रत्येक वर्ग के द्वारा अपने कार्य को करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना, यानी कि अहस्तक्षेप का सिद्धांत। नंबर 2। नंबर 3 पर आता है सामंजस्य तथा एकता का सिद्धांत। अब ये सामंजस्य और एकता कैसे बनी रहेगी, जब कार्य विशिष्टीकरण और अहस्तक्षेप की नीति के द्वारा आत्मा का प्रत्येक तत्व व राज्य का प्रत्येक वर्ग अपने को संयमित रखता है, यानी कि जिसका जो कार्य निर्धारित हो चुका है वो उन कार्यों को ईमानदारी से करे और संयमता का परिचय दे। वो कहते हैं सामंजस्य तथा एकता का सिद्धांत। इसमें क्या प्रेम और शांति का ये सिद्धांत है। न्याय समाज की स्थापना का सूचक है। नेक्स्ट सिद्धांत आता है कि न्याय सिद्धांत रचनात्मक सिद्धांत है। प्लेटो न्याय की आधारशिला पर राज्य का निर्माण करना चाह रहा है, जहां व्यक्ति और वर्ग एक दूसरे के साथ ऐसे एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं कि प्रत्येक संपूर्ण का निर्माण करते हुए अपने वास्तविक सौंदर्य को परिलक्षित करता है, यानी कि वो आपस में घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं और अपने अपने कार्यों को करते हैं, जिसके आधार पर प्लेटो का न्याय भवन का निर्माण होता है। नेक्स्ट विशेषता है स्त्रियों का समान अधिकार। हम आगे चलकर प्लेटो के साम्यवाद में भी इस सिद्धांत को दोबारा से अध्ययन करेंगे। आप देखिए कि वो समाज को तीन वर्गों में विभाजित करता है। वो तीन वर्ग हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। जब वो समाज को तीन वर्गों में विभाजित करता है तो वो कहीं भी स्त्री और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं मानता। वह स्त्रियों को उतना ही साहसी और बुद्धिमान मानता है जितना कि पुरुष। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में स्त्रियों और पुरुषों को समान मानकर स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र में बराबर का अधिकार प्रदान करता है। यदि स्त्री योग्य है तो वो शासक भी बन सकती है और वो सैनिक कार्यों में भी भाग ले सकती है। यानी कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के आधार पर स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किया है। नेक्स्ट आता है न्याय के दो रूप। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। वो दो प्रकार कौन से हैं, व्यक्तिक न्याय तथा सामाजिक न्याय। यानी कि एक बार मैं फिर आपको समझा देती हूँ कि व्यक्तिक न्याय के अंतर्गत उसका क्या कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा में तीन गुण विद्यमान है, विवेक, साहस और क्षुधा या तृष्णा, इंद्रिय तृष्णा भी इसको कह सकते हैं। और ये तीनों गुण समाज में तीन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो क्या बन गया उसका सामाजिक न्याय का रूप। वो तीन वर्ग कौन से हैं, ये शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। यानी कि न्याय के दो रूपों के आधार पर वो समाज के तीन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिवाद का विरोध। व्यक्तिवाद का विरोध। जो न्याय सिद्धांत है प्लेटो की, उसकी एक प्रमुख मान्यता यह है कि व्यक्ति समष्टि का एक अंग है। समाज के विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित है। ठीक है। कार्य विशिष्टता का जो सिद्धांत है वो वर्गों और व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करने के लिए नहीं, वरना एकता उत्पन्न करने के लिए अपनाया गया है। यानी कि वो व्यक्तिवादी का विरोध करता है। नेक्स्ट है न्याय सिद्धांत के सहायक एवं अनिवार्य साधन। दो साधनों की व्यवस्था करता है, एक तो है शिक्षा की और दूसरा है साम्यवाद। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको अध्ययन करेंगे। यानी कि प्लेटो जो समाज को तीन वर्गों में विभाजित करता है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग।
अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि समाज को 3 वर्गों में कैसे बांटा जाए। ठीक है, तो समाज के जो 3 वर्ग बनाए गए हैं उसमें वो किसका सहारा ले रहा है? शिक्षा के सिद्धांत। शिक्षा के आधार पर वो समाज को 3 वर्गों के आधार पर बांटता है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था कि न्याय क्या है? कि प्रत्येक वर्ग के द्वारा अपने कार्य को करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। तो जब हम उसके साम्यवाद के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे तो हम अच्छे से समझ जाएंगे कि वो अपने न्याय सिद्धांत को कैसे कार्य रूप में परिणित करता है। इसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट सिद्धांत आता है दार्शनिक शासक, यानी कि चाहे तो हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अध्ययन करें या फिर उसके शिक्षा के सिद्धांत का या फिर साम्यवाद के सिद्धांत का। प्लेटो का अंतिम उद्देश्य क्या है? आदर्श राज्य की प्राप्ति करना। और आदर्श राज्य कब बनेगा? जब उस देश का शासक क्या होगा? दार्शनिक। तो वो हमें क्या देता है? दार्शनिक शासक का सिद्धांत, यानी कि न्याय की प्राप्ति के लिए राज्य के शासन की बागडोर किसके हाथ में होगी? एक विवेकी, निस्वार्थी और कर्तव्य परायण व्यक्ति के हाथ में होगी। प्लेटो ने ऐसे व्यक्ति को क्या नाम दिया है? दार्शनिक शासक का नाम दिया है। प्लेटो का मानना है कि दार्शनिक शासक विवेक की साक्षात प्रतिमूर्ति है। किसका प्रतिनिधित्व करेगा दार्शनिक शासक? वो विवेक का प्रतिनिधित्व करेगा, कानून से ऊपर होगा और सैनिक व उत्पादक वर्ग पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करेगा। यानी कि समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने का कार्य प्लेटो का दार्शनिक राजा ही करेगा। फिर नेक्स्ट आता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्लेटो के अनुसार जब व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करता है तब उसकी रुचि बढ़ती है। यानी कि जब हम वो कार्यों को बांट देगा। कार्यों को कैसे बांटा जाएगा? उनकी योग्यता के आधार पर। और जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर कार्यों को संपन्न करेगा तो वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संतुष्ट प्राणी रहेगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक एकता का सिद्धांत, यानी कि व्यक्ति राज्य के लिए है और राज्य के प्रत्येक प्रति उसके कर्तव्य ही है, अधिकार नहीं। यानी कि वो व्यक्ति और राज्य को एक ही मानकर चलता है। नेक्स्ट है नैतिकता का सिद्धांत। अब जो प्लेटो की न्याय की अवधारणा है वो वैधानिक कर्तव्यों पर आधारित नहीं बल्कि नैतिक व सर्वव्यापी कर्तव्यों पर आधारित है। जब हम, जैसे मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में भी बताया था कि आधुनिक दृष्टिकोण में न्याय का क्या माना जाता है? उसको उसके वैधानिक स्वरूप में लेकर चलते हैं। ठीक है, लेकिन प्लेटो के अनुसार क्या है न्याय? अपने कार्यों को करना। तो वो किसको प्रतिपादित करता है? यानी कि वो नैतिक कर्तव्यों को स्थापित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने कर्तव्य करना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस पर आधारित है? वो नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित है, नैतिकता का पोषक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करता है और दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता, बुराई का प्रतिकार और भलाई से करता है। तो ये है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। और लास्ट उसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है आदर्श राज्य का रक्षक। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अंतिम उद्देश्य क्या है? एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। तो प्लेटो ने न्याय को ऐसा गुण माना है जो राज्य में तभी निवास करता है जब विवेक, साहस और आत्म संयम क्षीण हो जाते हैं। प्लेटो का मत है कि न्याय की अनुपस्थिति में
समाज अव्यवस्था, स्वार्थपरता, फूट और कलह जैसी व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है। तो ये क्या है, आदर्श राज्य का रक्षक किसको माना गया है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत को माना गया। तो इस तरह हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन किया। संक्षेप में मैं एक बार फिर उसके न्याय सिद्धांत को रिपीट करूंगी कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत न्याय की आधुनिक अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, प्लेटो न्याय को क्या मानकर चलता है, वो न्याय का अर्थ देने से पहले ये बताता है कि दो रूप हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। व्यक्तिगत में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में तीन गुण विद्यमान है, वो है विवेक, साहस और तृष्णा, इंद्रिय तृष्णा या क्षुधा, कुछ भी कह सकते हैं। और ये तीनों गुण समाज के तीन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो है शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। अब वो बताता है कि न्याय क्या है। तो क्या है न्याय, कि समाज के तीनों वर्गों द्वारा अपने कार्यों को करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। ये है प्लेटो की न्याय की परिभाषा। नेचुरल है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की काफी आलोचना हुई थी। यूनान की तत्कालीन परिस्थितियों की दृष्टि से न्याय की धारणा को उपयोगी कहा जा सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत की आलोचना है, पहले है कि प्लेटो का न्याय केवल नैतिक है, कानूनी नहीं। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की दंडकारी शक्ति का अभाव है। यह सिद्धांत केवल नैतिक बनकर रह जाता है। जब तक किसी कर्तव्य के पीछे कानूनी शक्ति ना हो तो वो प्रभावी हो ही नहीं सकता। बार्कर ने क्या कहा है, बार्कर का कहना है कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है, यह मनुष्यों को केवल अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है। हम कह सकते हैं कि प्लेटो का जो ये सिद्धांत है वो एक तरह से न्याय सिद्धांत कम और एक नैतिक सिद्धांत ज्यादा है। नंबर 2 पर जो हम आलोचना करते हैं, कर्तव्यों पर अत्यधिक जोर। यानी कि जब हम न्याय सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, न्याय क्या है, अपने कर्तव्यों को पूरा करना। यानी कि केवल कर्तव्यों के पालन करने को ही इसने क्या मान लिया है, न्याय मान लिया है। तीसरा है व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अवसर का अभाव। यानी कि इसमें मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। यह मनुष्य, यानी कि हम क्या मानकर चलते हैं कि किसी भी राज्य में मनुष्य के या व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होना चाहिए। लेकिन प्लेटो क्या करता है, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक कार्य तक ही सीमित कर दिया है। ठीक है, यानी कि हम केवल एक कार्य करेंगे और दूसरे के कार्य को करेंगे ही नहीं, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो आप ये मानकर चलिए कि जो व्यक्ति योग्य है, इंटेलिजेंट है, वो एक साथ कई कार्यों को संपन्न कर सकता है। लेकिन प्लेटो ने प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष कार्य तक ही सीमित कर दिया है, अर्थात ये व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए अवसर उपलब्ध नहीं करवाता। फिर नेक्स्ट है अत्यधिक एकीकरण व अत्यधिक पृथक्करण की प्रवृत्ति। प्लेटो व्यक्ति को राज्य के अधीन एवं साहस व क्षुधा को विवेक के अधीन कर देता है। यानी कि जब हम नेक्स्ट प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि जो दार्शनिक शासक है वो सर्वशक्ति संपन्न है, सब उसके अधीन है।
व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार नहीं है। व्यक्ति केवल राज्य के हाथों की एक कठपुतली बनकर रह जाता है। यह व्यक्ति में केवल एक ही गुण का विकास करता है और शेष गुणों की वो बलि ले लेता है। ठीक है, अर्थात वो अत्यधिक एकीकरण की प्रवृत्ति पर बल देता है। नेक्स्ट है आधुनिक राज्यों में लागू नहीं। ये तो जब हम प्लेटो का न्याय सिद्धांत का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हम मानकर चलते हैं। आप भारत का एग्जाम्पल देख लीजिए कि भारत की जो जनसंख्या है, क्या हम संपूर्ण जनसंख्या को 3 वर्गों में बांट सकते हैं? हम तो ये भी कह सकते हैं कि समाज में केवल 3 वर्ग नहीं, 3 से भी अधिक वर्ग होते हैं। ठीक है, इसलिए जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वो आधुनिक राज्यों के दृष्टिकोण से यह विचार अव्यवहारिक है। आधुनिक राज्यों में जनसंख्या, क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और शासन संचालन संबंधी समस्याएं बहुत जटिल हो गई हैं, जिनको हम न्याय सिद्धांत के आधार पर नहीं सुलझा सकते। नेक्स्ट है निरंकुशवाद का प्रतीक। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि प्लेटो समस्त शक्तियां किसके हाथ में निहित कर देता है? दार्शनिक राजा के हाथों में निहित कर देता है। दार्शनिक शासक सद्गुणी होने के कारण वो मानकर चलता है कि सद्गुणी होने के कारण विवेकपूर्ण ढंग से शासन करेगा। प्लेटो ने शासक वर्ग को कानूनी व अन्य नियंत्रणों से मुक्त रखा है। ठीक है, तो समस्त शक्तियां किसके हाथ में आ गई है? दार्शनिक राजा के हाथ में। तो वो किसका प्रतीक माना जाएगा? निरंकुशवाद का प्रतीक माना जाएगा। नेक्स्ट है अप्रजातांत्रिक। ये लोकतंत्र का समर्थन नहीं करता और इसमें क्या है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको तो ये बिल्कुल इग्नोर करता है और देश की जो सत्ता है वो किसके हाथ में आती है? अल्पसंख्यक वर्ग। जो विवेक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है और उनके हाथ में शासन की बागडोर है। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष। अब आपने समाज को 3 वर्गों में बांट कर रख दिया है और यह मानकर चलिए कि ये तीनों वर्ग आपस में प्यार और सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत भविष्य में कभी भी वर्ग संघर्ष का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है सामान्य जनता पर अविश्वास। प्लेटो यानी कि बहुमत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। ना तो वह कलाकारों को, ना किसानों को, ना व्यापारी वर्ग में वो प्रशासन की क्षमता नहीं मानता। यानी कि वो देश की बागडोर केवल बौद्धिक वर्ग के हाथों में सौंपता है। प्लेटो का यह मानना गलत है कि ज्ञान या विवेक केवल दार्शनिक राजा के पास हो सकता है, सैनिक व उत्पादक वर्ग के पास नहीं। यानी कि जब हम प्लेटो के अन्य सिद्धांतों का भी अध्ययन करते हैं तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्लेटो ने सामान्य वर्ग की उपेक्षा की है। विरोधाभास का सिद्धांत यानी कि विभिन्न वर्गों में पारस्परिक हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। क्या मानता है कि राज्य के तीनों वर्ग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अपने अपने कर्तव्यों को संपादित करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो शासक वर्ग को संपूर्ण देश में शासन करने का अधिकार दे देता है। उत्पादक वर्ग पर जो कठोर नियंत्रण का अधिकार किसको दे दिया? उसने शासक वर्ग को दे दिया। तो ये अपने आप में क्या हो गया? विरोधाभास। यानी कि उत्पादक वर्ग से तो वह आशा करता है कि वो सेना या शासन से संबंधित कार्य नहीं करेंगे, लेकिन जो शासक वर्ग है वो सेना को भी अपने नियंत्रण में रखेगा और उत्पादक वर्ग को भी अपने नियंत्रण में रखेगा। तो इस तरह से कुछ विरोधाभासी बातें भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत में हमें नजर आती हैं। अमनोवैज्ञानिक यानी कि वैसे इस आलोचना में इतना दम तो नहीं है। वो क्या कहते हैं कि स्त्री व पुरुष के मनोविज्ञान पर आधारित नहीं है ये।
परिवार व संपत्ति का मोह त्याग कर कोई भी व्यक्ति सामाजिक कार्यों का प्रतिपादन नहीं कर सकता। यानी कि चलो इस सिद्धांत को मैं प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत में आपको और अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट है श्रम विभाजन की प्रणाली का अभाव। प्लेटो के अनुसार समाज के 3 वर्गों की स्थापना व्यक्तियों को आत्मा के गुणों के अनुरूप होनी चाहिए, लेकिन प्लेटो यह नहीं बताता कि इस बात का निर्णय कैसे होगा कि किसमें विवेक है या किसमें साहस या किसे उत्पादक वर्ग में रखा जाए। प्लेटो का यह मानना है कि हर व्यक्ति अपनी आत्मा के गुणों को स्वयं जानकर अपना वर्ग निश्चित करे, या फिर वो हमें एक शिक्षा का सिद्धांत भी देता है जिसके आधार पर वो समाज को 3 वर्गों में बांटने का प्रयास करता है। लेकिन चाहे वो शिक्षा का सिद्धांत हो या इसका ये 3 वर्गों में ये मानना कि व्यक्ति में 3 गुण है, तीनों को, इन दोनों बातों को ही हम अव्यवहारिक मानते हैं। इसमें अनुभव को कोई महत्व नहीं दिया गया है, ठीक है, और अधिकार और दंड व्यवस्था का अभाव है। तो ऐसी कई आलोचनाएं हैं या कमियां हैं जो हमें प्लेटो के न्याय सिद्धांत में दिखाई देती हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि प्लेटो के सिद्धांत का महत्व है, यानी कि यह समाज और राज्य में एकता स्थापित करने का प्रयास करता है। प्लेटो यह मानकर चलता है कि समाज के विभिन्न वर्गों में कार्यकुशलता एवं सामाजिक एकता की स्थापना होगी। किसके माध्यम से? प्लेटो के न्याय सिद्धांत के माध्यम से। यह सिद्धांत समाज में अज्ञान को समस्याओं का जनक मानता है और उसके निवारण के लिए शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। यह सिद्धांत सार्वजनिक जीवन के पतन का प्रमुख कारण राजनीतिक सत्ता एवं आर्थिक सत्ता के एक ही हाथ में केंद्रित होने को मानता है। इस तरह प्लेटो ने जिस न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह आजकल की शासन व्यवस्था में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। इसमें बहुत सी कमियां हैं, लेकिन हम निष्कर्ष रूप में ये मान सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता जब एक ही हाथों में केंद्रित हो जाती है तो वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। आज की राजनीति में कर्तव्य निष्ठा की कमी, कार्य का विशेषीकरण का अभाव, विवेकपूर्ण नियंत्रण का अभाव जैसी जो समस्याएं हैं वो प्लेटो के सदाचरण, नैतिकता, न्याय सिद्धांत पर हम चलकर इन त्रुटियों को स्वतः ही समाप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आज प्लेटो का न्याय सिद्धांत पूर्ण हो।